नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 22 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि हिंदी में होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू में हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहा गया है कि उत्तरी सागर में यूके द्वारा ड्रिलिंग के लिए चिंता जताई जा रही है कि वहां ज्यादा से ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा ज्यादा से ज्यादा ड्रिलिंग की जाने की आशंका है, जिससे वहां का क्लाइमेट का गोल कंप्रोमाइज हो सकता है। और अगला आर्टिकल है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के अंधेरे पक्ष मतलब कि डार्क साइड का कुछ पिक्चर्स भेजा है जिसे इसरो ने पब्लिकली साझा किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और आर्टिकल है कि केरला की 189 आदिवासी बस्तियों में अभी भी इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और आर्टिकल है ब्रिक्स ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है 22-23 अगस्त को। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, जिसमें भारत की बहुध्रुवीयता की बयानबाजी पर परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद 15 अगस्त के मौके पे राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज नॉर्थ सी में क्या न्यूज है। तो नॉर्थ सी में आज न्यूज था कि व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट ड्रिलिंग इन द नॉर्थ सी। ठीक है, तो इसमें क्लियरली कहा गया है कि यूके जो है ऑयल और नेचुरल गैस के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है जिसके लिए वो ड्रिलिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कि द नॉर्थ सी ट्रांजिशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ऑयल गैस एंड कार्बन स्टोरेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसके लिए ही कहा जा रहा है और लोगों के द्वारा कि इससे क्या होगा कि क्लाइमेट का जो गोल है वो कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या चिंताएं हैं अगर उत्तरी सागर में ड्रिलिंग की जाती है। तो यूके उत्तरी सागर में अधिक जीवाश्म और ईंधन ड्रिलिंग करने की योजना बना रहा है जिससे कि जलवायु लक्ष्यों के साथ इसके संरेखण को भी चिंताएं बढ़ रही है। उत्तरी सागर संक्रमण प्राधिकारी NTSA, ठीक है, अपतटीय तेल और गैस लाइसेंसिंग का संचालन कर रहा है जिसमें 100 से अधिक लाइसेंस दिए जाने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अब देख लेते हैं, मेनली हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये लोकेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्थ सी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड किंगडम है और इस साइड पूरा का पूरा यूरोपियन जो मेन लैंड है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ जर्मनी का भी नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है, डेनमार्क है, इधर नॉर्वे है, नॉर्वे और कितने कंट्रीज हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, कोई मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसके बाद फिर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, ये कुछ लोकेशंस याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल और ये हो गया फिजिकल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डोगर बैंक यहाँ पे है, उसके बाद साउदर्न राइट हो गया, उसके बाद ऑयस्टर ग्राउंड हो गया। तो ये सारे छोटे छोटे जो लोकेशन है उसे याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तरी सागर क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तरी सागर का लगभग पूरा समुद्र तल एक महाद्वीपीय शेल्फ केवल लगभग 200 मीटर की गहराई है। उत्तरी सागर के नीचे की भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे चट्टाने और संरचनात्मक जाल, तेल और इसमें संरचनात्मक शेल होगा। ठीक है, और गैस भंडारण के संग्रह के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी हुई वहां पे। तो अपतटीय ऑफशोर ड्रिलिंग की समस्याएं क्यों है। तो अपतटीय ड्रिलिंग जो होता है अपने पर्यावरणीय जोखिम के कारण समस्याग्रस्त है, जिसमें समुद्री जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर जो लोग जीव जंतु रहते हैं उनकी जीवन का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैव विविधताओं में भी कमी आ जाएगी मैरीन में, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जैसे ही ड्रिलिंग होगा वहां डस्ट बढ़ेगा जिससे कि सनलाइट जो है वो वहां पे कम पहुंचेगा जिससे कि वहां की पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम प्रभावित होगी। जलवायु परिवर्तन में हमेशा समस्या बढ़ेगी क्योंकि वहां का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा लोगों का, और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरा उत्पन्न होगा। फिर महाद्वीपीय शेल्फ पर 1958 का जेनेवा कन्वेंशन जो 1964 में लागू हुआ, पहला अंतरराष्ट्रीय कानून था जिसने अपने
समुद्र तट से सटे महाद्वीपीय शेल्फ पर देशों के अधिकार को स्थापित किया है, याद रखिएगा जेनेवा कन्वेंशन। और उत्तरी सागर में अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है, ठीक है, इसी में नए नए अन्वेषण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल जो है हमारा, भारत अपने सबसे सर्वोत्तम कदम पे पहुंचने के लिए तैयार है। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान-3 पहुंचेगा मून पे। अभी ही कुछ पिक्चर्स भेजा है जो डार्क साइड ऑफ मून है, उसके लिए चंद्रयान-3 से कुछ पिक्चर्स भेजे गए हैं जिसका इसरो ने पब्लिक डोमेन में साझा किया है, ठीक है। ये देखिए ऊपर के जो पिक्चर्स हैं, यही पिक्चर्स कल इसरो ने ट्विटर पे साझा किया था। जो जो ऐसा साइड जो हमारा मून है वो नॉर्मली पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है, तो उस क्षेत्र का जो पिक्चर भेजा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यही कैमरा है LHDAC, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, ये मेनली इसलिए उपयोग किया जाता है कि जब लैंडिंग होगी तो वहां का जो स्थल है, उबड़ खाबड़ है या खाई है, जलाशय है, उसको डिटेक्ट करके एक सही प्लेन पे ले जाकर एक सेफ लैंडिंग करने के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, उसके बाद ये प्रज्ञान रोवर है, उसके बाद ये नाम भी याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है। उसके बाद ये जो है LHDAC है, उसके बाद ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। तो अब इसको विस्तार से देख लेते हैं। बुधवार को चंद्रमा पर चंद्रयान-3 लैंडर की निर्धारित लैंडिंग से पहले इसरो ने सोमवार को चंद्रमा की सतह के जो छिपे हुए क्षेत्र थे, सुदूर हिस्से थे, उसका तस्वीर भेजा गया है। तो चंद्रयान-3 द्वारा शनिवार को, मतलब कि चंद्रयान-3 शनिवार को ही पिक्चर भेजा था, लेकिन इसरो ने कल साझा किया था सोमवार को, ठीक है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से की एक तस्वीर खींची गई। तस्वीर में चंद्रमा के उत्तर पूर्वी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हिस्से का तस्वीर भेजा। उसके बाद एक चंद्र प्रभाव क्रेटर है, ये जो दिख रहा है क्रेटर का चित्र को भी दर्शाया गया है। तो चंद्रमा के सुदूर वाले, मतलब कि डार्क साइड वाले हिस्से को डार्क साइड या अंधेरा पक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा पृथ्वी से छुपा होता है। तो तस्वीरें 19 अगस्त को लैंडर पर लगे। यह भी मैंने बताया पिछले पिक्चर में कि लैंडर हैजार्डस, उसके बाद डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, ठीक है, द्वारा ली गई। यह कैमरा जो बिना, यही मैंने अभी बताया कि उबड़ खाबड़ या गहरी खाई के दौरान सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र की पता लगाने में भी सहायता करता है। अब देख लीजिए एक बार कि चंद्रयान-3 में किस तरह का बनाया गया है, ठीक है। तो रविवार को चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ रूस का लूना 25 भी चंद्रमा का जो है मून का डार्क साइड का कुछ पिक्चर भेजा था, ठीक है। इसरो पहले ही चंद्रयान-3 द्वारा खींचे गए चंद्रमा के 3 वीडियो जारी कर चुका है। उनमें एक को 15 अगस्त को लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा द्वारा लिया गया था, जबकि दूसरे को 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के तुरंत बाद लैंडर इमेजिंग कैमरा 1 द्वारा लिया गया। और इसने 5 अगस्त को चंद्र कक्ष में प्रवेश के दौरान चंद्रयान-3 द्वारा देखे गए चंद्रमा का पहला वीडियो साझा किया। तो इस तरह से इसने 3 वीडियो भी साझा किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जा रहा है कि केरला ने जो के फोन स्कीम चलाया है, वहां के इंटरनेट को एक बेसिक राइट के रूप में बनाया है। इसके लिए अभी आज के न्यूज में कहा जा रहा है कि अभी भी 189 ट्राइबल कॉलोनी जो है वहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि केरल इंटरनेट के अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। ये याद रखिएगा कि ये देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को एक बेसिक राइट घोषित किया। ये देश का पहला राज्य है। लेकिन राज्य के 12 जिलों में फैले 189 आदिवासी, जो मुख्यतः उरु के पास, अभी भी उरु एक जिला है जहां पे इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन तक अभी पहुंच संभव नहीं हो पाया है। पहुंच की कमी इन कॉलोनियों में लगभग 5000 से अधिक आदिवासी छात्रों की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है। जो इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी इंटरनेट की सुविधा पहुंच नहीं पाई है। तो अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इडुक्की में मुख्य भूमि से डिजिटल रूप से कटी हुई आदिवासी कॉलोनियों की संख्या सबसे अधिक है।
यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उरू से ज्यादा इडुक्की में समस्या है। ठीक है, यहाँ 75 कॉलोनियां हैं जिसमें 2000 से अधिक आदिवासी छात्र रहते हैं और 1140 छात्रों के साथ कुन्नूर दूसरा स्थान है। तो इडुक्की पहला स्थान है और कुन्नूर दूसरा स्थान है जहां सबसे ज्यादा समस्या है। ठीक है, फिर वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत जंगल के अंदर स्थित आदिवासी कॉलोनियों में टावर स्थापित करने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है। अगर वहां से अनुमति मिल जाती है तो वहां पे टावर लगा दिया जाएगा जिससे कि इंटरनेट की असुविधा को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद इन कॉलोनियों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित परियोजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों में 4G, ये याद रखिए, अभी 5G की बात नहीं चल रही, यहाँ पे 4G की ही बात चल रही है। 4G मोबाइल सेवा प्रदान किया जाएगा। अभी तो इंटरनेट ही नहीं है, तो सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ इंटरनेट का बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले स्थापित हो। उसके बाद के फोन प्रोजेक्ट, अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अनुमति मिलते ही टावर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, अगर वन विभाग से उन्हें अनुमति मिल जाता है कि वन के अंदर आप टावर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक राज्य आदिवासी कॉलोनियों में डिजिटल विभाजन को संबोधित करने की स्थिति में हो जाएगा। फिर ये जो केफोन प्रोजेक्ट है, सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित समुदाय अध्ययन कक्ष छात्रों को इंटरनेट का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि डिजिटल रूप से दूरस्थ या समाज की मुख्य धारा से कटे हुए कॉलोनियों के छात्र शायद ही कभी ऐसी सुविधाओं का, ऐसा नहीं है, हो पाएगा, उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। केरल उच्च न्यायालय ने पहले माना था कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार शिक्षा के मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का भी हिस्सा है। इसमें और भी एक बात कही गई है कि बेसिक राइट बनाने के लिए अभी सरकार ने 1548 करोड़ रुपए, जिसमें केफोन प्रोजेक्ट को लागू किया गया है, जिससे कि लगभग 20 लाख बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कम्युनिटी को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की जाए, प्रदान की जाए। ठीक है, जो कि ये केफोन जो है 2019 से ही प्रस्तावित है। ठीक है, जो फर्स्ट फेज था वो केफोन का 2019 में ही शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसका कमीशन जो हुआ वो जून 2023 में हुआ। ये देखिए केफोन के बारे में कुछ रोड मैप्स हैं जिससे कि आप फिगर भी बना सकते हैं। जैसे कि केफोन के आ जाने से वाईफाई सर्विसेज स्ट्रेंथन हो जाएगी, जिससे कि स्मार्ट सिटीज बनाने में आसानी होगी। वहाँ पे स्मार्ट ग्रिड की उपलब्धता हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे टेलीमेडिसिन, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, OTT, IPTV, इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद स्मार्ट क्लासेज, वर्चुअल क्लासेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो जाएगा और बच्चों को पढ़ाई में भी सहायता होगी और किसानों को भी अनेक प्रकार के एक्सपीरियंसेस साझा किया जाएंगे, जिससे कि उन्हें भी अपना फसल उगाने में अनेक प्रकार का लाभ हो सके। अब देखिए केफोन से क्या क्या बेनिफिट्स है, लाभ है। केफोन राज्य में मौजूद दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र का पूरक होता है। केरल को गीगाबाइट अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए आदर्श उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। वर्ष भर में महसूस किए जाने वाले अनेक लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं। जो ये जो अभी लागू किया गया है कि फोन, उससे कुछ समय में भी क्या क्या लाभ हुए हैं उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इंटरनेट पहुंच को नागरिकों का बुनियादी अधिकार बनाकर डिजिटल विभाजन को पाटने, मतलब कि जो डिजिटली समस्या थी, खाई थी, उसे कम करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण को सक्षम किया गया है। इस नेटवर्क का लाभ उठाकर TSP, ISP केबल ऑपरेटर के माध्यम से नागरिकों को ई-गवर्नेंस प्रदान की जाएगी। इस नेटवर्क का लाभ उठाकर प्रतिस्पर्धी बाजार के कारण TSP, ISP केबल ऑपरेटर द्वारा घरों में किफायत और बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। फिर स्थानीय उद्यमों SME के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करके और इलेक्ट्रॉनिक और IT उद्योग को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वहीं मानव पूंजी का विकास होगा,
ठीक है। उसके बाद जो दूर लोग रहते हैं, जहाँ पे भौगोलिक स्थितियाँ ठीक नहीं है, वहाँ पे भी शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। नौकरी के अवसर नए-नए खुलेंगे और बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, तो ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ के डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। नए-नए स्किल्स का विकास होगा। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल में भी बहुत बेहतर साबित होगा इंटरनेट। उसके बाद बुनियादी ढांचे का विकास, स्मार्ट शहर बनने की और बेहतर कदम होगा। उसके बाद परिवहन का प्रबंधन में अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाएगी। इंफोटेनमेंट, जितने भी इंफोटेनमेंट संबंधित चीजें होंगी वो भी बेहतर हो जाएगी। जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, जैसे वित्तीय सेवाएं, ई गवर्नेंस, कृषि तकनीक, इन सभी के लिए इंटरनेट का प्लेटफॉर्म बहुत मददगार होगा। फिर मनोरंजन के लिए आईपीटीवी, ओटीटी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएगी। नवाचार, उन्नयन भी आएंगे। फिर जुड़े हुए समुदाय, जैसे कि शोधकर्ता, रिसर्चर हो गए, उत्पादन विकास हो गया, कभी भी कहीं भी उन्हें कनेक्ट करके और कुछ भी जानने का इच्छा होगा तो वो जान सकते हैं, उन्हें सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। ब्रिक्स भारत की बहुध्रुवीयता की बयानबाजी का परीक्षण करता है। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि एक बार फिर नई दिल्ली वैश्विक भू राजनीति के घेरे में वापस आ गया है। मतलब कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के घेरे में आ गया है इंडिया। ठीक है। फिर से तो इस शिखर सम्मेलन जो है, ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, उसी की बात चल रही है। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना, फिर मुश्किल मनीचियन, यहाँ पे है ना, ट्रिकी मनीचियन चॉइसेस को दिशा दिखाना, नेविगेट करना। उसके बाद भू राजनीतिक समस्याओं को टालना और वैश्विक शासन की उच्च मेज पर जगह बनाने के लिए बातचीत करना। तो ये जो अभी होने वाला है 22 अगस्त से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका में। ठीक है। जिसमें ब्रिक्स में कौन कौन से देश होते हैं, तो याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है कि भारतीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण तनाव का परीक्षण होगा और आने वाली भू राजनीति के आकार का भी ये एक दिशा दिखाएगा। तो निश्चित रूप से किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करने या चलाने की ब्रिक्स की क्षमता अत्यंत संदिग्ध है। ठीक है। और अपने ही सदस्यों के बीच आर्थिक समझौता बनाने की इसकी जो इच्छा है वो सीमित है। और वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित करने की इसकी जो ऐतिहासिक क्षमता को, इसकी जो क्षमता है, क्योंकि इसके पास बहुत अच्छे कंट्रीज हैं, क्योंकि एक इंडिया हो गया, एक रूस हो गया, एक चाइना, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी है। ठीक है। ब्राजील हो गया, तो ये सारे बहुत अच्छे इकोनॉमी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो सम्मेलन होगा, इससे बहुत ही इसको कम आका जा रहा है, ये बहुत ही अच्छे कार्य को कर सकता है ये सभी मिलके। ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, और वैश्विक भू राजनीति को प्रभावित करने की इसकी जो ऐतिहासिक क्षमता है उसको कम करके आका जा रहा है। और एक समूह के रूप में यह शायद ही कोई आकर्षक निवेश गंतव्य है, मतलब कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक सही जगह है, ऐसा सोच रहे हैं लोग। इससे भी अधिक ब्रिक्स आज जो करना चाहता है उस पर सक्रिय स्पष्ट नेतृत्व के बजाय अधिक संशोधन, मतलब कि सभी लोग अपने अपने राय दे देते हैं, जिससे कि कोई भी सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। यहाँ पे है ना, कि कोई भी सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाता है और लास्ट में क्या होता है कि वो जो भी सोच था, जो भी प्लानिंग था, इनिशिएटिव था, वो वहीं रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फिर भी आगे चलकर यह विश्व राजनीति के भविष्य को प्रभावित करने में एक सक्षम इकाई है, यूनिट है। पिछले वर्ष के भू राजनीतिक घटनाक्रम और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों ने, तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि अनेक समस्याएं जो अभी वैश्विक पटल पे देखी जा रही है, चाहे कि यूक्रेन हो गया, रसिया का प्रॉब्लम, उसके बाद यूएस और चाइना का कोल्ड वार के जैसा समस्या। ठीक है। तो ये सारे जो समस्याएं आई है, ब्रिक्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइटर कहा जाता है कि आखिरकार ब्रिक्स का विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है,
G7 से भी अधिक है, हालांकि पश्चिम के प्रभुत्व वाले G20 से कम है। इस अर्थ में शिखर सम्मेलन और उसके बाद ब्रिक्स जो विकल्प चुनता है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो वैश्विक शासन के लिए कई रास्ते हैं। मेनी पाथ टू ग्लोबल गवर्नेंस। यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि वैश्विक शासन विफल हो गया है अभी, इसलिए कहा जाता है मल्टीपोलर, बहुध्रुवीकरण, कि यहाँ पे सभी देश अपने हित को साधने के चक्कर में एकजुटता की कमी आ गई है। ठीक है, तो यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि वैश्विक शासन विफल हो गया है या इसमें गहरी अलोकतांत्रिक प्रथाओं की सामने आ गए हैं। यदि वैश्विक शासन संस्थानों और तंत्रों की गहरी गैर प्रतिनिधित्व, जो भी इसको लीडर नहीं करना चाह रहा है, गैर प्रतिनिधित्व वादी प्रकृति ने उसकी विफलता का कारण बना दिया और निकट भविष्य में एक अधिक समावेशी, ठीक है, इंक्लूसिव प्रणाली की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि अभी एकजुटता के जगह पे पश्चिमी देश और रशियन कंट्रीज में कुछ खटास आ गए हैं उनके रिश्तों में। ठीक है, ब्रिक्स जैसे मंच ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान की शून्यता, जो शून्यता वैक्यूम आ गया है, उसको भरने के एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही राइटर कहते हैं कि 40 से अधिक देश जो है, 40 से अधिक देश औपचारिक या अनौपचारिक रूप से विस्तृत ब्रिक्स में शामिल होने की रुचि व्यक्त कर चुके हैं। 40 से अधिक देश ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी सहमति जता चुके हैं, जिससे कि वो इंटरेस्टेड हैं शामिल होने के लिए। आज केवल 5 देश दुनिया में अपने स्थान के बारे में सोचते हैं। दक्षिण देशों का जो साउदर्न, जो पिछड़े कंट्री है, चाहे वो साउथ एशिया हो या फिर साउथ अमेरिका हो या साउथ अफ्रीका हो, यहाँ जो पिछड़े देश हैं उसी के बारे में कहा जाता है। दक्षिणी देशों का वैश्विक मंच पर अपने स्थान, अपने स्टेटस को लेकर जो उनकी गहरी नाराजगी है, हर एक जगह जितने भी देखिएगा, चाहे P5 हो, G7 हो, हर एक जगह जो प्रभुता है वो हमेशा वेस्टर्न कंट्री का ही है। तो इसी के लिए नाराज हैं दक्षिणी देश और गुस्से की भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। और वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता के समय में वैश्विक व्यवस्था का एक बड़े मंथन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि इनके बीच शक्तियों का विभाजन हो गया है। उसके बाद क्षेत्रीय, मतलब कि रीजनल हेड बनने का जो होड़ लगा हुआ है। चाइना चाहता है कि मैं वैश्विक हेड बन जाऊं, अमेरिका चाहता है कि मैं जो हेड हूं मैं हेड रहूं, और भी बाहरी लोग अपने अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाहरी लोग जो अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि वे कहां या जहां वे हो सकते हैं वहां रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मंचों का उपयोग करना चाहेंगे जो ब्रिक्स के रूप में वैश्विक भू राजनीतिक प्रतिकूलताओं को समझने, बचाव करने या अपना दावा करने और अपने आसपास भू राजनीति को प्रभावित करने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे यूक्रेन का भी मैंने बताया, यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितताओं और चीन के साथ लगातार, चीन का जो लगातार विस्तारवादी नीति है से मृतप्राय जो ब्रिक्स हो गया, उसको एक नया जीवन प्रदान करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें वही बातें कही है जो मैंने अभी बोला। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भारत की दुविधाएं क्या क्या है। तो भारत के लिए आज भू राजनीतिक विकल्प न तो बिल्कुल स्पष्ट है और न ही बनाना आसान है। भारत वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में कहाँ है? उदाहरण के लिए पश्चिम में ब्रिक्स और एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन, ठीक है, में भारत की सदस्यता को यूक्रेन युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी देश बनाम रूस के साथ गतिरोध के संदर्भ में देखने की प्रवृत्ति है कि भारत किसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो बार बार दोहराए जाने वाले जो प्रश्न है, भारत एक ही समय में क्वाड, मतलब कि यहाँ पे चीन को काउंटर कर रहा है। ठीक है, G20 यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री के लिए है, G7 यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री भी कुछ है, ब्रिक्स यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे चाइना है। ठीक है, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है जैसे कि आसियान हो गया, जैसे बन सकता है। यह एक अत्यंत अनैतिहासिक दृष्टिकोण है। ब्रिक्स, एससीओ और वैश्विक दक्षिण जैसे गैर पश्चिमी बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी, ठीक है, जहां पे वेस्टर्न कंट्री की
वहाँ भागीदारी नहीं है, वहाँ भी भारत बहुत अच्छे से अपनी सदस्यता हासिल किए हुए। और वहीं दूसरी ओर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों की अलोकतांत्रिक और असमान शासन, क्योंकि ये लोग हमेशा से जो ये लोग इंस्टीट्यूट्स हैं, आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका एक झुकाव रहता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो और असमान शासन संरचनाओं के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ही भारत का उद्देश्य उसके बाद अमेरिका या पश्चिमी देश विरोधी गुट बनाना या उसमें शामिल होना भी, भारत न तो पूर्णतः चाइना का भी काउंटर करता है और न तो पूर्णतः वेस्टर्न कंट्री का काउंटर करता है। ये चाह रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर लें, हम अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है और बेहतर हो सके, हमारे यहाँ जो गरीबी है उसे हम कम करने में बेहतर कदम उठा सके। विकासात्मक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से भारत ब्रिक्स, एससीओ और वैश्विक दक्षिण से संबंधित है, लेकिन भारत सिर्फ उनका ही नहीं, इससे भी अधिक उसमें चीन की जबरदस्त उपस्थिति इसे भारत के लिए एक आदर्श भूराजनीतिक विकल्प से कम नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे भारत यूएस की तरफ भी है, उसके बाद चाइना की तरफ भी है, रूस की भी तरफ है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि संरचनात्मक और आकांक्षात्मक रूप से G20, G7, क्वाड और इसी तरह के समूह नई दिल्ली की ओर अग्रसर है, लेकिन उन मंचों में भारत का सबसे प्रभावशाली स्थान पाना एक दूर की कौड़ी है। सही बात है, एक बेहतर स्थान पाना, अभी तो G20 की अध्यक्षता भी किया भारत ने, तो ये एक बहुत ही बेहतर संकेत है। ठीक है, वैश्विक पटल पर भारत के स्टेटस का। वहीं उसी के परिणाम स्वरूप भारत एक उभरती भू राजनीतिक दोष रेखा, मतलब कि फॉल्ट लाइन, जहां पे समस्याएं हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध होने से वेस्टर्न कंट्री और रशिया में अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई, चाइना के साथ यूएसए का पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कमजोर करती है कि ठीक बीच में स्थित है, जिसमें दोनों ओर हित हैं, दोनों पक्षों द्वारा इसका स्वागत किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से दोनों पक्षों में इसे किसी का भी कोई योगदान नहीं है। या तो भारत को बड़े विभाजकों के बीच एक पुल बन सकता है, या किसी के प्रति वफादारी की कमी इसे उभरते भू राजनीतिक विवादों का शिकार भी बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे राइटर यही कहते हैं कि या तो दो लोगों के झगड़े के बीच में ये पुल बन जाए, दोनों को मिला दे, जिससे कि भारत को भी फायदा होगा, या फिर भारत बीच बचाव करने में गया तो दोनों अगर भारत से परेशान हो गए, अगर भारत से नाराज हो गए और दोनों ने भारत से संबंध खराब कर लिए, तो इससे भारत पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो यही कहा जाता है फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन क्या है? तो फॉल्ट लाइन इसका एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कमजोर लगता है और समस्याओं या विफलता का कारण बन जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है जितनी देर होगी, मतलब कि समय रहते हुए जितना जल्दी हो सके इन समस्याओं को समाप्त कर देना चाहिए। जो भी वैश्विक समस्याएं हैं उसमें या तो बीच बचाव करिए या किसी का एक का सपोर्ट करिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है हर एक कंट्री। ठीक है, तो भारतीय ऐतिहासिक कल्पना में बहुध्रुवीयता, समानता, समावेशन और प्रतिनिधित्व के बारे में है, न कि गुट प्रतिद्वंदिता, वैचारिक और अन्यथा। हालांकि भले ही नई दिल्ली गुट राजनीति का पुरजोर विरोध करती है, सही बात है, गुट राजनीति का पुरजोर विरोध करती है, फिर भी वह इसमें शामिल होती रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं चीन का क्या प्रश्न है। तो बहुध्रुवीय दुनिया और वैश्विक शासन के लिए वैकल्पिक तंत्र की खोज में भारत को हर कदम पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या यह वैश्विक स्तर पर चीन के उदय को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं, एक बहुध्रुवीय दुनिया को मजबूत वैकल्पिक वैश्विक मंचों की आवश्यकता है, और शायद डीकोलोनीकरण, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री का जो प्रभुत्व रहा है बहुत समय तक एशियन कंट्री पे, उसको डीकोलोनाइज, मतलब कि उनसे नियंत्रण छीन लेना। हम इसलिए आत्मनिर्भर बन रहे, चाहे भारत हो, चाइना हो, साउथ एशियन कंट्रीज हो या फिर अफ्रीका हो, निरंतर चाह रहा है कि मुझे कम से कम सपोर्ट लेना पड़े वेस्टर्न कंट्रीज का। तो लेकिन वही मंच चीन के उत्थान और युआन की मजबूती में भी सहायक हो सकता है। अगर हम डीकोलोनाइजेशन करते हैं जिससे कि चाइना को फायदा हो सकता है, चाइना फिर यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भेजा, इन्वेस्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा, तो इससे
युआन की मजबूती हो सकती है। यह सोचना कि डीकोलोनीकरण से रुपया मजबूत होगा तो यह एक भ्रम है। राइटर कहते हैं कि भारत को अगर ये सोचता है कि हम वेस्टर्न कंट्री से संबंध तोड़ लेते हैं या फिर उससे नहीं मदद लेते हैं जिससे कि हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, तो ये सोचना एक भ्रम है। जैसा कि यह धारणा है कि चीन और भारत बड़े भू राजनीतिक हितों को साझा करते हैं, उन्हें गैर पश्चिमी संस्थानों की बाद उपयोगिता में मूल्य मिल सकता है, लेकिन उसके अंतिम लक्ष्य मौलिक रूप से भिन्न है। दोनों के लक्ष्य अपने अपने हैं। इसका है कि विस्तार करना है ज्यादा से ज्यादा, दुनिया में अनेक कंट्रीज को अपनी ओर खींचना है, ये चीन का उद्देश्य है। लेकिन भारत का उद्देश्य है कि भारत को पहले अपने घरेलू समस्याएं, गरीबी जैसी समस्याओं को समाप्त करना है, अपने आप को डेवलप करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ये मेन भारत का भी एम है, ठीक है। इसके आकार, आर्थिक प्रभाव और बेल्ट एंड रोड पहल और राजनयिक नेटवर्क के प्रसार को देखते हुए चीन विस्तारित ब्रिक को प्रभावित करेगा, ठीक है। ये ब्रिक्स को बहुत प्रभावित करता है चीन, और भारत अपने सीमित संस्थानों के साथ उसका मुकाबला करने के लिए संघर्ष करेगा। तो विरोधाभासी रूप से और शायद दुखद रूप से जितना अधिक भारत गैर पश्चिमी संस्थानों और ढांचों को मजबूत करने में मदद करता है, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आदेश को कमजोर किया जाता है, और उतना ही अधिक यह अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जितना ही वेस्टर्न कंट्रीज को भारत काउंटर दूर करने का प्रयास करता है किसी भी कारण से, उतना ही चीन को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने विस्तार का। तो भारत के सामने चुनौती जो है वो चीन केंद्रीय विश्व व्यवस्था या पश्चिम केंद्रीय विश्व व्यवस्था के बीच चयन करना है, या दोनों में संतुलन बनाना है कि भारत को चीन को चुनना है या फिर वेस्टर्न कंट्री को। यदि बाद वाला भारत के लिए बहुत अधिक उपदेशात्मक है तो पहला बहुत मैकियावेलियन है, और दोनों का संतुलन बनाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर निष्कर्ष देते हैं, इसलिए भारत को अपनी नजरें अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से केंद्रित रखनी चाहिए। एक और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्याय संगत वैश्विक शासन को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसा आदेश उसके अपने राष्ट्रीय हित को कम न करे, ठीक है। ये तो पहला चीज है कि राष्ट्रीय हित को कम न करे, जबकि भारत को गैर पश्चिमी मंचों पर चीन के प्रभाव को कम करना चाहिए। ऐसा करने से उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वैश्विक दक्षिण में अन्य देशों को अलग थलग न किया जाए, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्हें अलग थलग न किया जाए, जो उन मंचों की सदस्यता बढ़ाने में चीन के प्रयासों में योगदान दे सकता है। नई दिल्ली मतलब भारत के सामने जो भू राजनीतिक दुविधाएं खड़ी है उससे निपटना शायद ही आसान हो। ब्रिक्स और एससीओ जैसे गैर पश्चिमी वैश्विक मंचों पर खुद को स्थापित करना और उसमें लगातार बढ़ते चीन के प्रभाव को रोकना, और किसी भी स्थान पर बातचीत करते समय पश्चिमी नियामक उपेक्षाओं से निपटना, यूएनएससी और G7 जैसे यूरोसेंट्रिक मतलब विदेशी आर्थिक मंच पर अपने लिए जगह बनाना, उसे यह सब एक साथ करना होगा, ठीक है। एक तरफ चीन को भी काउंटर करना होगा, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी एक बेहतर संबंध रखना हो, ये सारे चीजों को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना हो, जिससे कि भारत का हित पूरा हो सकेगा। तो आप देख लेते हैं एक अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल में कहा गया है कि अभी 15 अगस्त को भारत ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो उसी के समय भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए एक स्पीच दिया था। तो उसी के स्पीच के लिए ये राइटर जो है विवेक काटजू, एक रिटायर्ड फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, उनके बारे में बताते हैं कि वर्ड्स मैटर स्पेशली व्हेन यूज्ड बाय द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। शब्द मायने रखते हैं जब ये शब्द कहे जा रहे हैं किनके द्वारा, जो संवैधानिक प्रमुख हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें कहा जा रहा है, इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है। महान राजनीतिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा के इस समय में राज्य को प्रमुख को, जो राज्य का प्रमुख है, स्पष्ट रूप से शब्द कहते हुए सुनना आश्चर्य है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संरचनाओं की न तो विचारधारा और न ही राजनीतिक जो है वो संविधान के द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे जाना चाहिए। इनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, वो संविधान के भावनाओं का अनादर नहीं कर सकती, ठीक है।
इसके अलावा संबोधन में उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण वाक्य एक और है कि भारत दृढ़ता से एक संवैधानिक लोकतंत्र बना रहेगा। ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कई बातों को कही जो भारत की वर्तमान राष्ट्रीय जरूरतों के साथ साथ एक बेहतर दुनिया की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भावना में रहने महिलाओं को, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा पर उनके शब्द उनके अपने अनुभव पर केंद्रित है क्योंकि वो एक खुद शिक्षिका थी। ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक शिक्षिका होने के नाते मैंने महसूस किया कि शिक्षा जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन है। ये सारे वर्ड्स लिख सकते हैं आप ऐसे में, या फिर कहीं और भी पॉलिटी का सवाल हो उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति ने भारत की आर्थिक प्रगति पर भी चर्चा किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने देश को प्रोत्साहित करते हुए यह भी याद दिलाया कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की आकांक्षाओं को प्राप्त करने तक हमें लंबी दूरी तय करनी होगी। जो वो स्वतंत्रता आंदोलन में जितने नेता थे स्वतंत्रता के लिए जो लड़े और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसे प्राप्त करने में हमें और भी लंबी दूरी अभी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो वैचारिक प्रतिद्वंद्विता क्या है? तो उनके संबोधन में शामिल बिंदुओं में से दो विशेष विश्लेषण के पात्र हैं। कोई वर्तमान वैचारिक प्रतिस्पर्धा के मूल में जाता है, दूसरा संविधान को मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में और आकांक्षा, जैसा कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि कहा कि 2047 तक भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। तो इसमें पहला बिंदु, दो बिंदु की बात कर रहे हैं, इसमें पहला बिंदु का विश्लेषण करते हुए जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो बोलती हैं कि देश के नेताओं ने घरेलू और विदेशी मंचों पर इस बात का जिक्र किया कि भारत ने 1000 साल की, मेन यही लाइन था जिसपे उन्होंने पूरा स्पीच दिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 1000 साल की गुलामी झेली है भारत। तो इसी पे मुर्मू बोलती हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, कि यह भारतीय इतिहास की शासक व्यवस्था की व्याख्या का रूप है जिसे आमतौर पर मध्यकालीन काल कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा, हमारे देश पर 1200 साल पहले आक्रमण किया गया था। एक छोटा सा राज्य और उसका राजा हार गए। हालांकि हम यह नहीं जानते थे कि यह घटना भारत को 1000 साल की पराधीनता में ले आएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि श्री मोदी के मन में कौन सा आक्रमण था। यहाँ पे राष्ट्रपति बोलती हैं कि श्री मोदी के मन में ये पूछती हैं कि वो कौन से आक्रमण की बात कर रहे हैं 1200 साल की। जो महत्वपूर्ण है वह 1000 वर्षों की पराधीनता का संदर्भ कर रहे हैं। तो अतीत में देश के अनेक नेताओं ने मध्ययुगीन काल को विदेशी प्रभुत्व और दासता के रूप में कलंकित करने का साहस नहीं है। ऐसा वर्गीकरण औपनिवेशिक काल तक ही सीमित रहा। इनका कहना है कि मध्यकालीन युग में ऐसा औपनिवेशीकरण नहीं आया था। वो देश की जनता को एक बेहतर तरीके से शासित करते थे, लेकिन औपनिवेशीकरण जब से आया, जब से वेस्टर्न कंट्रीज का प्रभुत्व हुआ भारत में, उस समय से जो कोलोनाइजेशन आ गया, तो उस समय से भारत की स्थिति दयनीय होती चली गई हर एक क्षेत्रों में, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, नस्लीय हो, हर एक क्षेत्र में समस्याएं आती चली गई। तो परिणाम स्वरूप विदेशी शासन के मुक्ति का अर्थ है ब्रिटिश शासन से मुक्ति। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति मुर्मू इस पारंपरिक व्याख्या के पक्षधर है। उन्होंने 1000 वर्षों की पराधीनता के किसी भी उल्लेख से परहेज किया। ठीक है। उनके शब्दों का चयन यह दर्शाता है कि उनके लिए विदेशी प्रभुत्व का मतलब ब्रिटिश शासन है। ठीक है। उनका बस यही मानना है कि ब्रिटिश शासन ने हमें बहुत ज्यादा गुलामों की तरह कार्य करवाया। ठीक है। इसे उनके संबोधन में निम्नलिखित सूत्रीकरण द्वारा दर्शाया गया है। भारत लोकतंत्र का जननी है और प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक, ये सही बात है, प्राचीन काल से ही, अभी मैं वीडियो पढ़ा ही रहा हूँ बिहार का जो हिस्ट्री है उसमें भी मैंने बताया ही है कि प्राचीन काल से ही हम लोगों ने ग्रुप में रहा और वहां से ही एक शासन व्यवस्था स्थापित किया। ठीक है। जो लोकतांत्रिक था, लोगों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रही है राष्ट्रपति कि लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन लंबे वर्षों के औपनिवेशिक शासन ने उन्हें मिटा दिया। जो अभी ब्रिटिश आए थे 200 वर्षों तक, तो उनका ही कहना है कि लोकतंत्र व्यवस्था को उन्होंने मिटा दिया। हमने विदेशी शासन से आजादी हासिल की। हमारी आजादी के साथ ही कई उपनिवेशों ने विदेशी शासकों के हटने का
युग शुरू हो गया। जैसे कि भारत आज़ाद हुआ तो फिर कुछ समय बाद चाइना आज़ाद हुआ, उसके बाद कितने अफ्रीकी कंट्री आज़ाद हुए। तो ये उपनिवेशवाद के अंत को संदर्भित करती है। तो वैचारिक प्रतिद्वंद्विता और क्या है दूसरा बिंदु में, तो राष्ट्रपति मुर्मू ने बुद्धिमानी से सभी भारतीयों को याद दिलाया कि भारत के नागरिक के रूप में उनकी पहचान उनकी अन्य सभी पहचानों से ऊपर है। ठीक है, उनका कहना है कि जो हम देश के नागरिक हैं, इंडियन है, ये हमारी जो पहचान है ये हर एक पहचान से ऊपर है। साथ ही उन्होंने माना कि हम में से प्रत्येक की कई पहचान है। भारत की विशालता, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी का बेटा है, वो भी पहचान है, किसी का फादर है, ठीक है, उसके बाद किसी का हस्बैंड है, उसके बाद किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसका भी दायित्व है। तो ये सारी चीजें जो है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा कि जो हमारे देश का नागरिकता है ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। तो भारत की विशालता और इसकी विशाल आबादी को देखते हुए अब हम दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि वे हमारी भारतीय पहचान में समाहित है। क्या वास्तव में इस महान भूमि में रहने वालों के लिए भारत के नागरिक से अधिक कोई दर्जा हो सकता है? राष्ट्रपति पूछती है। तो राष्ट्रपति ने जिन पहचानों का उल्लेख किया उसमें जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र, परिवार और पेशा शामिल है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, खासकर परिवार और पेशा, बाकी चीजें तो हम लोग लिखते ही हैं। तो जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र, परिवार और पेशा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पहचान को चिन्हित करते हुए कहा कि पहचान के रूप में धर्म को छोड़ दिया, धर्म को व्याख्या नहीं किया पहचान के रूप में। उन्होंने आस्था शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, यह तर्क दिया जाता है कि पंथ धर्म या आस्था को गले लगाता है। हालांकि एक पंथ एक धर्म का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दोनों पर्यायवाची नहीं है। यह बात राष्ट्रपति के हिंदी भाषण से भी स्पष्ट हो जाती है जब उन्होंने धर्म के स्थान पे पंथ शब्द का प्रयोग किया। मतलब इन्होंने पंथ का उपयोग किया और धर्म शब्द का उपयोग नहीं किया। ठीक है, आस्था शब्द का उपयोग नहीं किया। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक दस्तावेज है और इसमें प्रयुक्त शब्दावली मान्य होनी चाहिए। यह लेखिका विनम्रता पूर्वक निवेदन करेगी कि देश की प्रथम नागरिक होने के नाते उन्हें संविधान में प्रयुक्त शब्दों का पालन करना चाहिए। संविधान में धर्म और आस्था का उल्लेख है, पंथ का उल्लेख नहीं है, तो उल्लेख किया जाए। और दस्तावेज के अधिकारी हिंदी संस्करण में धर्म का हिंदी अनुवाद धर्म है, पंथ नहीं। तो धर्म हिंदी में आस्था के लिए प्रयुक्त शब्द है जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो क्या यहाँ शब्दों के प्रयोग के संबंध में प्रस्तुत किए गए निवेदनों को केवल बकबक या बकवास मान जाना चाहिए, या इस लेखक का मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ शब्द जो है वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का स्थान प्राप्त करते हैं और विचारधाराओं के लिए एक बेहतर चिन्ह है। ठीक है, चिन्हित करते हैं। इसके अलावा शब्द मायने रखता है, खासकर जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की जीवन कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। ठीक है, सही बात है। वो कैसे एक छोटे समाज से उठकर शिक्षिका बनी, शिक्षिका से फिर इस राष्ट्रपति तक का पद प्राप्त करने में वे बहुत ज्यादा संघर्ष किए थे, इसलिए उनके जीवन जो कहानी है वो बहुत प्रेरणादायक है। तो बड़ी व्यक्तिगत त्रासदियों के बीच भी उन्होंने शांति बनाए रखी, जो दर्शाती है कि युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया था उसे उन्होंने आत्मसात कर लिया है। उग्र राजनीतिक और वैचारिक लड़ाइयों के बीच राष्ट्र को उसकी समता, देखभाल और संवैधानिक सटीकता की आवश्यकता है। तो ये थे आज के कुछ आर्टिकल। प्लीज बताएं कि कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके मेरे वीडियो को जाए लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।